नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग। मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आपको रट चुका है 8422840000 और इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक को क्लिक करके आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की सहूलियत पाते हैं। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। तो आप आज के मुद्दे की बात, आज का मुद्दा देश के हर घर की कहानी कहेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए जिंदगी की हर खुशी का गला घोट देने वाले मां बाप की जिंदगी खुशियों से भर देगा। आज हिंदुस्तान सरकारी, सस्ती और सम्मान वाली शिक्षा के रास्ते पर हमारे साथ आगे बढ़ेगा। आज हम सरकारी शिक्षा को इतना चमकदार बनाने का प्लान दिखाएंगे कि आप खुशी के मारे रात भर सो नहीं पाएंगे। आप रिपोर्ट देखिए, अपनी राय बनाइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए घंटी बजाइए। हमारी मांग है कि एक देश, एक शिक्षा, एक फीस। घंटी बजाइए, इससे बहुत कुछ बदलता है। आप जानते हैं, कल आपने लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप पर घंटी बजाई थी रात 10 बजे और सुबह 6 बजे से छापे पड़ने लगे। इसीलिए हम कहते हैं जोरदार घंटी बजाइए और जरूर बजाइए। हाथ में गुलाबी रुमाल, माथे पर बुरी नजर से बचाने वाला काला टीका लगाए सरकारी स्कूल में पढ़ने पहुंची है 5 साल की वेदिका। वेदिका देश में एक बदलाव की बयार है, जिसे हम कहेंगे किसी की नजर ना लगे। सरकारी स्कूल का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ने वालों के लिए एक सीख है वेदिका, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पिछड़े जिले बलरामपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने पहुंची ये बच्ची यहाँ के कलेक्टर की बेटी है। ये वेदिका के पिता हैं, इनसे मिलिए। नाम अवनीश शरण, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कलेक्टर। अवनीश शरण चाहते तो देश के करोड़ों माता पिता की तरह अपनी बेटी वेदिका का दाखिला किसी भी महंगे निजी स्कूल में करा सकते थे, लेकिन कलेक्टर अवनीश शरण ने पहले अपनी बेटी को 1 साल सरकारी आंगनबाड़ी में पढ़ाया और अब उसका सरकारी स्कूल में दाखिला कराया है। जो कलेक्टर अवनीश शरण ने एक पिता के तौर पर किया, क्या वो पूरे देश का सच नहीं हो सकता? सरकारी स्कूलों को लेकर देश में बनी छवि को कलेक्टर अवनीश शरण ने तोड़ा तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने उन्हें फोन कर बधाई दी, जिनके खुद के बच्चे बड़े और महंगे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, पूरे समाज को और सभी वर्ग के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। इस तरीके से दूसरे के लिए एक प्रेरणा देने का एक माध्यम है और मैं समझता हूँ कि इससे शिक्षा में जो स्थिति है और बेहतर हो सकेगी। और हमारे जो बलरामपुर के जिलाधीश हैं, उन्होंने अपनी बच्ची को प्रवेश कराया। मैंने उनको फ़ोन से बधाई भी दिया और बहुत अच्छा लगा कि जिलाधीश ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है, साहसिक कदम है। हमारी ये रिपोर्ट आगे देखने से पहले आप एक बार खुद से पूछिए कि क्या आप कलेक्टर अवनीश शरण की तरह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? अगर नहीं तो क्यों? हमने यही सवाल कलेक्टर अवनीश शरण से भी पूछा था। आखिर क्यों चुना सरकारी स्कूल? उनका जवाब था, आपके लिए ये खबर होगी, मेरे लिए कर्तव्य है। अगर एक कलेक्टर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना कर्तव्य मानता है, तो क्यों अवनीश शरण जैसे हजारों लाखों कलेक्टर और दूसरे सरकारी अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाते? तो क्यों देश के करोड़ों माता पिता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं? एक आम माता पिता भी कलेक्टर अवनीश शरण जैसी पहल इसलिए नहीं कर पाता, उसकी वजह शायद देश में सरकारी स्कूलों की ये हालत है, जहां क्लासरूम नहीं होते। बच्चे सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं, जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठाकर पढ़ाने के लिए मेज कुर्सी तक नहीं होती, जहां क्लासरूम के नाम पर टूटी हुई छत से देश के सरकारी स्कूलों पर सिस्टम की फेल हो चुकी सोच झांकती दिखती है।
सरकारी स्कूल की ऐसी ही हालत के कारण देश में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कर्ज लेकर निजी स्कूल में पढ़ाना मंजूर कर लेता है, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता। क्यों नहीं भेजना चाहता, इसके कुछ आंकड़े भी हैं हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं देश में 10,77,000 सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल की संख्या 3,35,000 है। पहली से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में जहां 11,69,00,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहीं सरकारी स्कूल के मुकाबले संख्या में 1/3 प्राइवेट स्कूल में ही 7,46,00,000 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। देश में जहां औसत सिर्फ 4 शिक्षक प्रति सरकारी स्कूल में हैं, वहीं प्रति निजी स्कूल शिक्षकों की संख्या 10 है। जहां देश के सरकारी स्कूलों में प्रति स्कूल सिर्फ 4 क्लासरूम है, वहीं निजी स्कूलों में 8 क्लासरूम प्रति स्कूल है। क्या ऐसी वजहों के कारण देश की शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूल पिछड़ जाते हैं? इस बात को समझने के लिए हमने देश के जाने माने शिक्षाविद कृष्ण कुमार से बात की। सरकार के स्कूल शिक्षा देते हैं, उन परिस्थितियों में वो ढीलापन है, दिनचर्या ऐसी है कि पढ़ाई ठीक से हो ही नहीं पाती है। सिवाय केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो हमारे नामी गिरामी निजी प्राइवेट स्कूल हैं, वो कोई अंग्रेजी की वजह से नहीं इतने नामी हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पढ़ाई का माहौल बनाया जाता है या कि एक प्रकार की दिनचर्या ज़्यादा ठोस ढंग से आगे बढ़ती है। तो सवाल ये उठता है कि फिर बदलाव कैसे आएगा? अगर देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, शौचालय तक नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है, तो क्या इंतजार किया जाए या फिर जैसी पहल छत्तीसगढ़ में कलेक्टर अवनीश शरण ने की, वैसा ही कदम देश में अब दूसरे लोगों के लिए जरूरी हो चुका है? हम इस बात को समझते हैं कि बच्चे की शिक्षा उसके भविष्य को देखकर माता पिता ही तय करते हैं। तो फिर कैसे देश के सरकारी स्कूल वाला ढांचा सुधर सकता है? इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो पहले सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जाए, या फिर दूसरा रास्ता देश के रसूखदार लोग, डीएम, एसपी, जज, मंत्री, विधायक, सरकारी अफसर सब अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने लगें। संभव है जब बड़े अफसर अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, तब ही सरकार और सिस्टम की नींव टूटे। ऐसी ही अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2015 को एक आदेश जारी करते हुए कहा था, सभी सरकारी तनख्वाह पाने वाले और जनप्रतिनिधि अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं। 2 साल होने वाले हैं इस आदेश को, आज तक इसका पालन उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया। देश में सरकारी स्कूलों की दयनीय हालत के कारण ही हाल में ही नैनीताल हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा, जब तक उत्तराखंड के बदहाल स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिलती, तब तक उत्तराखंड सरकार का कोई भी विभाग सरकारी खर्चे से कार, एयर कंडीशनर और वाटर प्यूरिफायर जैसी चीजें नहीं खरीदेगा। ऐसे आदेश अदालतों को क्यों देने पड़ते हैं, इसके पीछे की वजह अब आपको हम दिखाते हैं। सीएजी की हाल में आई रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में साल 2011 से लेकर 2016 के बीच 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते 1,21,00,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। पिछले 6 साल में सरकार 6 लाख बच्चों को उत्तर प्रदेश में किताबें उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। पिछले 6 साल में 97 लाख बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। सरकार और सिस्टम की शिक्षा के ढांचे के प्रति उदासीनता ने देश में पूरी व्यवस्था का बंटाधार किया है। लेकिन ये बात भी पत्थर की लकीर है कि अगर सरकार चाहे तो पूरी शैक्षिक व्यवस्था में बदलाव ला सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली ले चलते हैं। चमचमाता स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर के जरिए क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शानदार कंप्यूटर लैब, जहां बच्चे अपने भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसा हॉल जहां हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। नर्सरी के बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए खास इंतजाम। संभव है कि इन तस्वीरों को आप देख सोचने लगे कि निश्चित तौर पर यह कोई निजी महंगा स्कूल होगा, लेकिन यह सच नहीं है। यह सरकारी स्कूल है। जी हां, सरकारी स्कूल
देश की राजधानी दिल्ली में एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा इस वक्त राजकीय सर्वोदय विद्यालय में पहुंची हैं। हम मौजूद हैं सर्वोदय विद्यालय के इस वक्त +2 के साइंस स्ट्रीम के क्लास में और अभी हम अंदर चल करके ये देखेंगे कि क्या स्मार्ट क्लासेस के तहत बच्चों को सुविधा दी जा रही है या नहीं। और आप अंदर आके यहाँ देख सकते तकरीबन 50 बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं और खुद टीचर मौजूद है इस वक्त हमारे साथ जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि स्मार्ट क्लासेस के तहत क्या क्या सुविधाएँ बच्चों को दी जाती है। हमारी जो स्मार्ट क्लासरूम के अंदर कंप्यूटर के द्वारा एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पर जो है ऑलरेडी सिस्टम लॉन्च किया गया है क्लासरूम के अंदर, और जो भी टीचिंग होती है हमारी बोर्ड पे होती है। सिस्टम में पूरा डेटा हमारा फीड होता है, उस फीड के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा क्लासरूम के अंदर उसको हम दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आज हमने बच्चों को पढ़ाया, कल बच्चा कोई अगर मिस करता है तो हम उनके लिए यहाँ बैक करके वो देख लेते हैं। और बहुत सारी CD वगैरह का यूज़ करते हैं बच्चे ये, तो मुझे लगता है जैसे स्मार्ट बोर्ड हुआ है तो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा है और आने वाले समय में मुझे लगता है सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगा ये। दिल्ली के सरकारी स्कूल में ऐसे हाईटेक तरीके से बच्चों का भविष्य गढ़ने वाला सिर्फ एक क्लासरूम नहीं है, बल्कि इस सरकारी स्कूल में हर क्लास में ऐसे ही अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाई की जा रही है। जब देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए मेज कुर्सी तक मुहैया ना हो पा रही हो, तब दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चे 6ठी क्लास से कंप्यूटर का ज्ञान ले रहे हैं। हम मौजूद है इस वक्त विद्यालय के कंप्यूटर क्लास में। यहाँ पर मैं आपको पीछे की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगी। बाकायदा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बच्चे जो है वो अलग अलग कंप्यूटर पर बैठकर कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। माय नेम इज़ अर्जुन। अर्जुन, पहले आप क्लास आते थे जब कंप्यूटर की क्लास नहीं होती थी तो? यस मैम, पर इतना नहीं आते थे। अब जब कंप्यूटर आ गया है तो आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? यस मैम, बहुत अच्छा लगता है और कंप्यूटर चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या सीखा अब तक आपने? मैम हमें कीबोर्ड के बारे में बताया, कंप्यूटर के बारे में, CPU की और ड्राइंग कैसे बनाती है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। क्या कुछ नहीं है दिल्ली के सरकारी स्कूल में? बच्चों और दिल्ली के टीचर्स की ट्रेनिंग वाला हॉल देखिए। यहाँ 18 AC लगे हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को अगर छोड़ दें तो क्या किसी सरकारी स्कूल में आपने ड्राइंग रूम, जिम और छात्रों के विकास से जुड़ी दूसरी सुख सुविधाएं देखी हैं? देश की राजधानी में जहां नर्सरी के बच्चों के दाखिले निजी स्कूल में कराने के लिए सिफारिश से लेकर कर्ज तक का इंतजाम माता पिता को करना पड़ता है, वहीं दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में नर्सरी के बच्चे किसी महंगे प्राइवेट स्कूल जैसे माहौल में सीखते पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाने वाली शिक्षिका नौशीन की बात आप सुनिए। हमारे माइंड में कोई एक न्यू कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि हाँ हमें ये कराना है, बट अगर हमारा प्रॉपर मटेरियल नहीं होगा अवेलेबल तो हम नहीं करा पाते। बट यहाँ पे स्कूल की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से, प्रिंसिपल की साइड से इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है कि हमें कुछ भी एक्टिविटी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमें म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ कराना है तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ढोल है, पियानो है, सब कुछ है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से हो, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। ये बच्चे और कहीं के नहीं बल्कि सर्वोदय बाल विद्यालय में नर्सरी क्लास के वो बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पियानो बजाना फिलहाल सीख रहे हैं। इसके अलावा ढोलक और तमाम वाद्य यंत्र भी इन्हें अब अच्छी तरीके से बजाना आता है। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के आमतौर पर सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाया जाता है। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच तुलना भी की जाती है। ये यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं दिल्ली सरकार द्वारा सर्वोदय बाल विद्यालय में, ये तमाचा है उन सभी के ऊपर जो सरकारी स्कूलों को उपेक्षित नज़रों से देखते हैं और अलग अलग मापदंडों पर, अलग अलग आधारभूत पर, अलग अलग सुविधाओं को लेकर के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाते हैं और उनके प्रति पराया नज़रिया रखते हैं। महंगे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देता ऐसा सरकारी स्कूल दिल्ली में सिर्फ अकेला एक यही नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां कुल 1024 सरकारी स्कूल हैं, उनमें से 54 सरकारी स्कूलों को पिछले 2 साल में सरकार हाईटेक कर चुकी है। यानी करीब 2 सरकारी स्कूल को हर महीने दिल्ली में निजी स्कूल जितनी सुविधाओं से जोड़ा गया। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल को अत्याधुनिक बनाने में 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है। सवाल यह है कि जो दिल्ली में हो सकता है वो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? और जैसे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर अवनीश शरण अपनी बच्ची वेदिका को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वैसे ही देश के दूसरे अफसर, मंत्री, विधायक और आम आदमी क्यों नहीं? ये संभव हो सकता है अगर शिक्षा के ढांचे में चौड़ी हुई खाई को देश में खत्म किया जाए। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, एक देश, एक शिक्षा,
एक फीस का सिस्टम बनना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। तो इस कवर स्टोरी पर जरा जमकर घंटी तो बजा दीजिए, क्योंकि कल घंटी बजाओ में हमने लालू एंड सन्स पर अकूत कमाई के आरोप पर बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी। आपने जमकर घंटी बजाई थी। हुआ क्या, आज सुबह होते ही सीबीआई ने शिकंजा कस दिया। लालू के परिवार के 12 ठिकानों पर छापे मारे गए। कुछ देर पहले लालू के बेटे तेजस्वी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैमिली के साथ मंच पर भी आए, अपने स्टाइल में आरोप पर जवाब भी दिया। पूरी फॉलोअप रिपोर्ट देख लीजिए आप। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करा दी। अब आ गई हो तो दे दिया, लेकिन हम लोग यू आर एंटी नेशनल चैनल, यू आर एंटी नेशनल चैनल। नरेंद्र मोदी जी से पूछा आपने, नरेंद्र मोदी जी से पूछा 15 लाख का सूट पहनते, 20 लाख का सूट पहनते। आपको क्या लगता है कि आगे की राजनीति किस तरह से होगी? महागठबंधन आगे की राजनीति आप देखते जाइए, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। गठबंधन हमारा इंटैक्ट है, ये सब फालतू बात। अच्छा, तेजस्वी आपके साथ क्या हुआ 12 घंटे में? कुछ नहीं, 12 घंटे क्या हुआ ये बताना चाहिए। नहीं, चैनल में देख रहे थे घंटी बजाओ जो है, अब उसमें देख रहे थे तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री चीज है। कहाँ इन्होंने संपत्ति खरीदा, कितने में संपत्ति खरीदा, कितने में शेयर लिया, कितना में क्या किया, और कुल मिलाकर के चार्जेज जो है 2000 करोड़ का क्या कहते हैं कि है। ये भ्रष्टाचार का एक मामला है, और भ्रष्टाचार में क्या कहते हैं कि जो भी कोई क्या कहते हैं कि सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ में जो कानून अपना कार्रवाई कर रही है। घंटी बजाओ में हमने रिपोर्ट दिखाई तो भ्रष्टाचार पर बज गई लालू एंड सन्स की घंटी। सुबह 5:45 बजे की ये तस्वीरें राबड़ी देवी के पटना के सर्कुलर रोड वाले घर की हैं, जहां लालू का पूरा परिवार रहता है। सीबीआई ने यहां रेलवे के होटल आवंटन में घोटाले से जुड़े केस में छापा मारा। पटना के अलावा पुरी, रांची, दिल्ली और गुरुग्राम में लालू परिवार के कुल 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने 5 जुलाई को इस मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया था। अपनी एफआईआर में लालू, राबड़ी और तेजस्वी का नाम डाला है। पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। लालू पर आरोप है कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते अपने अधिकार से उन्होंने खास लोगों को फायदा पहुंचाया। लालू अब मुश्किल में दिख रहे हैं तो उनके दामाद शैलेश और बेटी मीसा पर भी शिकंजा कस रहा है। दिल्ली के करोल बाग के एक बैंक से लालू के दामाद शैलेश और बेटी मीसा की कंपनी मिशेल में 3 शेल कंपनियों के जरिए पैसे जाने की जांच हो रही है। सूत्रों ने बताया कि अब तक की जांच और पूछताछ के दौरान पता चला है कि शेल कंपनियों में बैठे लोगों ने ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए बाकायदा अपनी फीस वसूल की थी। ये बात दीगर है कि फीस वसूल करने वाले जैन बंधु और सीए राजेश अग्रवाल तीनों ही तिहाड़ जेल के भीतर हैं। अपने और परिजनों के खिलाफ कार्रवाई पर लालू कह रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें फंसा रही है। ये हमको डेमोरलाइज करना चाहते हैं, हमारे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, परिवार को खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के भूमि से हम सुखने वाले नहीं हैं। इस आरोप को भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाए और लालू जी को भी इसका सामना करना चाहिए। गलत है तो उसका जवाब दें, सही है तो सामना करें। क्या केवल प्रतिशोध की आग में सरकार इतनी अंधी हो गई कि अब अपने हर प्रतिद्वंदी पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करेगी और उस सीबीआई को भाजपा के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेगी? प्रश्न ये है। रामायण में बात आई है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। एक दिन पहले ही घंटी बजाओ में हमने लालू एंड फैमिली पर लगे अवैध कमाई के आरोपों पर पटना और दिल्ली से पड़ताल करते हुए बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाई थी। बजाई थी 7 पुश्तों का इंतजाम करने वाली राजनीति की घंटी, जिसके बाद अब
जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। लालू एंड फैमिली पर लगे अवैध कमाई के आरोप पर हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद घंटी बज गई है। आपने देखा, सीबीआई अब भ्रष्टाचार की हर परत उधेड़ने में लग गई है। हमें वीडियो संदेश भेजकर देश की जनता ने भी अपनी राय रखी है, सुनिए। लालू यादव ने दीमक की तरह पूरे बिहार को खा लिया। जागो पब्लिक जागो। नेता का मतलब देश को लूटो, जितना लूट सको उतना बड़ा नेता। सीबीआई की तरह कोई शक्तिशाली एजेंसी हो जो नेताओं की संपत्तियों की विवेचना करे। देश में समस्त नेता ही भ्रष्टाचार के दोषी हैं, ऐसी कार्रवाई सभी नेताओं को होना चाहिए। यस, वी नीड इट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे नेताओं के खिलाफ जल्द से जल्द एक नया कानून बनाना चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।